नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे विज्ञान भवन में मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की और भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित खून में यूरिक एसिड नापने के एक उपकरण की। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहें। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 28 फरवरी को देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मुख्य आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा खून में यूरिक एसिड नापने का एक उपकरण विकसित। कम लागत में हो सकेगी यूरिक एसिड की जांच। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। इस बार का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक थीम के अंतर्गत विज्ञान भवन में मनाया गया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस आयोजन में भारतीय वैज्ञानिकों की पॉडकास्ट श्रृंखला और ई मोबिलिटी पर श्वेत पत्र जैसे कार्यक्रम हुए। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हर साल की तरह बीती 28 फरवरी को भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को इस बार विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक थीम दिया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने विज्ञान में अनुसंधान और नवाचार पहल IRIS के तहत चयनित नवीन परियोजनाओं की एक विविध श्रृंखला पर आधारित प्रदर्शनी और भारतीय वैज्ञानिकों की एक पॉडकास्ट श्रृंखला का उद्घाटन भी किया। डॉक्टर सिंह ने अपने संबोधन में भारत के भविष्य को आकार देने में घरेलू प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। I think at the outset I have to compliment each one of you and also myself for observing the National Science Day, which is a kind of a festival and a celebration for the entire scientific fraternity of the country, and also commemorates the miraculous discovery of the Raman effect by Nobel laureate Professor C.V. Raman. We have tried to make a very comprehensive with the representation not only of the science research industry, but also including the social sciences, social humanities, in order to give it a larger Indian context and to combine it with the traditional medicine. कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत, DST के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश S गोखले, DSIR की सचिव और CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलय सेल्वी और राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की प्रमुख डॉक्टर रश्मि शर्मा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर DST की दशकीय उपलब्धियों पर एक फिल्म विज्ञान की आवाज रिलीज की गई। कार्यक्रम में विकास भारत ई मोबिलिटी के लिए कैटलाइजिंग टेक्नोलॉजी लेड इकोसिस्टम पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। This very special day, namely the National Science Day, we not only honor the legacy of Sir C.V. Raman, but also reaffirm our commitment to leverage science and technology for the betterment of our country and the world. Now this year, under the theme Indigenous Technology for Viksit Bharat, we take a look at the critical role of the homegrown innovations in our journey towards self-reliance and sustainable development.
कार्यक्रम में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एट 2047 और विकसित भारत के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी 2024 विषयों पर 2 व्याख्यान भी दिए गए। इस मौके पर पदाधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। I'm confident that the National Science Day 2024 will inspire the youth of our country to actively contribute towards the realization of our Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat by 2047. आपको बता दें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मशहूर भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की यादगार में मनाया जाता है। सर सीवी रमन को उनकी इस खोज के लिए साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। चूंकि इस खोज का ऐलान 28 फरवरी 1928 को हुआ था, इसे देखते हुए भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का नाम दे दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के शोधकर्ताओं ने संस्थान द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप क्वांटेक इनोवेशन के सहयोग से एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिसके द्वारा बहुत कम लागत और समय में यूरिक एसिड की जांच की जा सकती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित इस सेंसर का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। पेश है ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हमारे शरीर में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो उसका सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है। यूरिक एसिड की समस्या से किडनी रोग होने के साथ साथ आर्थराइटिस जैसे कई रोग हो सकते हैं। इसके चलते डॉक्टर्स खून में यूरिक एसिड की मात्रा की जांच कराते हैं। इसके अलावा भारत में तेजी से बढ़ रहे क्रॉनिक किडनी रोगियों को भी अपने यूरिक एसिड की जांच कराते रहना पड़ती है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के प्रोफेसर शैबल मुखर्जी के नेतृत्व में संस्थान के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप क्वांटेक L2M इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने IoT इनेबल्ड यूरिक एसिड सेंसर सिस्टम विकसित किया है, जो यूरिक एसिड की जांच को आसान और त्वरित बना देगा। पिछले दिनों हैदराबाद IIT में आयोजित इन्वेंटिव 2024 में इस सेंसर का प्रदर्शन किया गया। हमने यूरिक एसिड सेंसर डेवलप किया है जो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ब्लड में बता सकता है। और यूरिक एसिड एक बायोमार्कर है जो अगर यूरिक एसिड का अमाउंट एक लेवल से ज़्यादा हुआ हमारे ब्लड में तो वो किडनी रिलेटेड डिजीज़ और आर्थराइटिस जैसी बीमारियां बस हमारे शरीर में पैदा कर सकता है। ये सेंसर सिस्टम बहुत छोटा और पोर्टेबल है। इसके उपकरण को एक मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट किया जाता है। उपकरण में ब्लड सैंपल डालते ही ये एक्टिव हो जाता है और ब्लड में कितना यूरिक एसिड है इसकी जानकारी मोबाइल ऐप पर आ जाती है। इस सेंसर को कोई भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर अपने यूरिक एसिड की त्वरित जांच कर सकता है। फिलहाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में इस सेंसर का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ट्रायल में इस सेंसर को काफी सटीक पाया गया है। हमने इसे ऐसे डिज़ाइन किया है कि किसी भी अनट्रेन्ड पर्सन को भी अगर ये सेंसर दे दिया जाएगा तो वो यूज़ कर सकता है। और हमने एक ऐप भी डेवलप किया है जो उसे बता देगा कि तुम्हारा यूरिक एसिड लेवल एक लिमिट से ज़्यादा है या कम है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। ये इस तरह का पहला यूरिक एसिड जांच सेंसर है। इसके बाजार में आ जाने से नैदानिक परीक्षणों की गति और बढ़ेगी और किडनी जैसे गंभीर रोगों की समय पर पहचान और उससे बचाव करने में काफी आसानी होगी। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पर्यावरण को प्लास्टिक कणों से छुटकारा दिलाने की लगातार कोशिशों के बाद भी नैनो और माइक्रो प्लास्टिक पानी, मिट्टी और हवा हर जगह पाए जाते हैं। वर्तमान अध्ययनों के अनुसार इन कणों के पेट में जाने से इनका दुष्प्रभाव हाथ के माइक्रोबायोम पर पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खासकर पानी से प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को दूर करना एक कप चाय बनाने जितना आसान है। हाल ही में एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक घर के किचन में नलके से आने वाले कैल्शियम युक्त पानी को उबालने
और फिल्टर करने से इसमें मौजूद लगभग 90% नैनो और माइक्रो प्लास्टिक को हटाया जा सकता है। चीन में किए गए इस शोध में नल से कठोर पानी के नमूने लिए गए और उन्हें अलग अलग मात्रा में नैनो और माइक्रो प्लास्टिक के साथ मिलाया गया। नमूनों को 5 मिनट तक उबाला गया और ठंडा होने दिया गया। इसके बाद शोधकर्ताओं ने फ्री फ्लोटिंग प्लास्टिक सामग्री को मापा। पता चला कि जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट ने क्रिस्टलीय संरचनाओं का निर्माण किया जो प्लास्टिक के कणों को घेर लेते थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये शोध कार्य नैनो और माइक्रो प्लास्टिक को कम करने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान कर सकता है। वैज्ञानिकों ने पानी में घुलनशील एक गैर विषैला फ्लोरोसेंट स्प्रे विकसित किया है जो उंगलियों के निशान को कुछ ही सेकंड में दिखाने में सक्षम है। इससे फॉरेंसिक जांच सुरक्षित, आसान और तेज हो सकती है। लेटेंट फिंगरप्रिंट यानी LFP किसी वस्तु को छूने के बाद उस पर छोड़े गए पसीने या तेल से बने अदृश्य प्रिंट होते हैं। इनका पता लगाने के लिए पारंपरिक फॉरेंसिक तरीकों में या तो जहरीले पाउडर का उपयोग किया जाता है जो DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पेट्रोकेमिकल सॉल्वेंट्स का उपयोग करते हैं जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। चीन की शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बाथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जेलीफिश में पाए जाने वाले फ्लोरोसेंट प्रोटीन का इस्तेमाल कर ये नया डाई स्प्रे विकसित किया है। अनुसंधानों में जैविक प्रक्रियाओं को देखने के लिए उपयोग में आने वाले इस प्रोटीन से बना डाई स्प्रे पानी में घुलनशील है, कम विषाक्तता प्रदर्शित करता है और अपराध स्थल पर उंगलियों के निशानों को तेजी से उभारने में सक्षम बनाता है। इसके रंग जैविक हैं और उंगलियों के निशान उभारने में DNA विश्लेषण में हस्तक्षेप नहीं करते। अध्ययन के नतीजे जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। मार्च 1937 को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला सोवियत अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना टेरेशकोवा का जन्म रूस में हुआ था। उन्हें अंतरिक्ष यान वोस्तोक 6 से प्रक्षेपित किया गया जिसने 71 घंटों में पृथ्वी की 48 परिक्रमाएं पूरी की। हालांकि वैलेंटीना के पास कोई पायलट प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन वो शौकिया तौर पर एक कुशल पैराशूटिस्ट थीं। वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला और अकेले अंतरिक्ष यात्रा करने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। 9 मार्च 1611 को डच खगोलशास्त्री जोहान्स फैब्रिसियस ने अपनी दूरबीन के माध्यम से उगते सूरज को देखा और उस पर कई काले धब्बे देखे। ये शायद सन स्पॉट का पहला अवलोकन था। उन्होंने इस नई घटना की जांच अपने पिता के साथ की थी। 10 मार्च 1932 को भारतीय भौतिक विज्ञानी और अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसरो के पूर्व अध्यक्ष UR राव का जन्म हुआ था। प्रोफेसर राव ने रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाई, जिसके परिणाम स्वरूप ASLV रॉकेट परिचालन और PSLV प्रक्षेपण यान का सफल प्रक्षेपण हुआ, जो 2 टन वर्ग के उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च कर सकता है। 12 मार्च 1923 को पहली साउंड ऑन फिल्म ट्रैक वाली मोशन पिक्चर फोनो फिल्म को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित किया गया था। इसे 1920 में रेडियो ट्यूब के आविष्कारक डॉक्टर ली डे फॉरेस्ट द्वारा विकसित किया गया था। फिल्म में नर्तकों और संगीतकारों को संगीत के साथ तो दिखाया गया, लेकिन ध्वनि संवाद के बिना। ध्वनि को फिल्म पर चित्र फ्रेम के साथ एक संकीर्ण मार्जिन में दर्ज किया गया था। विटाफोन प्रणाली ने फिल्म प्रोजेक्टर से जुड़े एक रिकॉर्ड प्लेयर से ध्वनि को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास किया। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ
अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।